एवरीवन, सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग फोर्थ पार्ट देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ये चैप्टर 5 है क्लास 12th का। ठीक है, इस पार्ट में हमने क्या सीखा था बच्चे क्लास में? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है बच्चे, यही पढ़ रहे थे हम लोग। अब आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करना है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चे आपके पास, ये स्ट्रक्चर, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर ही एनसीईआरटी बता रही है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को ऐसे करके यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यही स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। सिर्फ बेटा आपको ध्यान रखना है कि एक न्यूक्लियोटाइड के साथ एक ही बेस होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के साथ एक ही बेस होता है। ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है। हम आपको यहाँ पे ये चीज़ समझा रहे थे बच्चे कि एक न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक पेंटोज शुगर होती है, और नाइट्रोजनियस बेस एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है बच्चे, तो अब आप मुझे बताओगे बेटा, अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड हो गए। ठीक है, 1 2 3 और 4 न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड। तो मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब इस फॉस्फेट का पेंटोज शुगर के साथ एक बॉन्ड बना जिसको हम फॉस्फोइस्टर कहते हैं, और इसी फॉस्फेट का पेंटोज शुगर के फॉस्फेट के साथ, इसी फॉस्फेट का पेंटोज शुगर के 5 कार्बन पे एक बॉन्ड बना जिसको हम फॉस्फोइस्टर कहते हैं। तो ये दोनों फॉस्फोइस्टर कंबाइन होकर क्या बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है दो न्यूक्लियोटाइड को कंबाइन करता है। ठीक है, एक बात तो ये बताई थी। दूसरा मैंने आपको बताया था, ये पूरी यहाँ से स्टोरी आप लोग पढ़ो ज़रा, सारी चीज़ें यही बताई। मैंने आपको बताया था बेटा कि आपके पास पहले वाले पेंटोज शुगर का 5 प्राइम एंड जो होता है वो फ्री होता है, और दूसरे वाले जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो वो उसका 3 प्राइम एंड होता है। 3 प्राइम एंड के साथ न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड बनते हैं। देखो ना, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एंड फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। तो देखो यहाँ पर ये 3 प्राइम एंड पे एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है ना, 3 प्राइम एंड पे एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है दूसरे के साथ, और दूसरी पेंटो मतलब एक पेंटोज शुगर, दो पेंटोज शुगर, एक ये और एक ये। इस पेंटोज शुगर का 5 प्राइम एंड फॉस्फेट के साथ जुड़ रहा है, और इस पेंटोज शुगर का 3 प्राइम एंड फॉस्फेट के साथ जुड़ रहा है। तो मतलब हम देख रहे हैं फॉस्फेट के साथ कौन से कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, और इन 2 ईस्टर बॉन्ड को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है बच्चे, तो देखो ऐसे ये चेन बन रही है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। मतलब कैसे जुड़ रहे हैं? कैसे जुड़ रहे हैं बच्चे? आपके पास ये हाइड्रोक्सिल एंड 3 प्राइम OH जो है ये खाली है, और 5 प्राइम एंड जो है 5 प्राइम एंड जो है फ्री एंड है, और 3 प्राइम OH पे क्या हो रहा है बच्चे? 3 प्राइम OH पे न्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं। यहाँ पर OH पे न्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप देखते हो ये 5 प्राइम एंड जो है ये खाली, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐसे जुड़ते जाएंगे, ये ऐसे जुड़ते जाएंगे। अब फर्दर आगे और न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकता है, तो ये एक लंबी चेन बनेगी जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। एक बार इसको पूरा पढ़ो। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को क्या बताए थे बच्चे? मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का कॉन्सेप्ट बताया था। अब ये आ गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। फिर सच एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन। एडिनोसिन मतलब ये किसका न्यूक्लियोसाइड है? एडिनोसिन किसका न्यूक्लियोसाइड है? आप बोलोगे सर ये आपके RNA का है। डीऑक्सी एडिनोसिन किसका है? ये आपके DNA का न्यूक्लियोसाइड है। ग्वाइनोसिन या डीऑक्सी ग्वाइनोसिन्स बोलो, साइटडीन या डीऑक्सी साइटडीन बोलो। जब मैं साइटडीन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये RNA का है। डीऑक्सी साइटडीन मतलब किसका है? ये DNA का है। यूरिडीन या डीऑक्सी थाइमिडीन, यूरिडीन RNA में और थाइमिडीन आपके DNA में। ठीक है बच्चे, तो ये ऐसे करके व्हेन फॉस्फेट ग्रुप लिंक टू OH ऑफ 5 कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड आर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। ठीक है, ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है या आपका न्यूक्लियोटाइड जो है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस शुगर के साथ इसको बाइंड करवा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप आगे भी पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है,
यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। 5 मिथाइल यूरेसिल अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमीन्स, ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया है, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यही चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा था, यहाँ पे देख लो ज़रा, यहाँ पे देख लो एक बारी, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये कंप्लीट जो है ये आपको मैंने बताया था बेटा, ठीक है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है, देखो जैसे ये आ गया आपका 1 2 कितने 3 शुगर हैं, तो कितने बॉन्ड बने, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने बने, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास तीन न्यूक्लियोटाइड हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने बने बच्चे, 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बने। अगर मेरे पास न्यूक्लियोटाइड कितने बच्चे 50, तो बॉन्ड कितने बनेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 49, ठीक है बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं बता रहा था। यहाँ पे मैंने आज एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, डीएनए एंटी पैरेलल कैसे होता है। अभी हमने देखा बच्चे एक 5 प्राइम एंड था, एक 3 प्राइम एंड था, और 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। तो 5 प्राइम एंड कैसा है, फ्री एंड है, और 3 प्राइम एंड पे क्या है, नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं बच्चे, 3 to 5, 3 प्राइम एंड पे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है और आगे 3 to 5 ऐसे आगे करते मूव कर रहा है, ठीक है बच्चे। अब क्या होता है कि इसकी शुगर की ओरिएंटेशन जब चेंज होगी, मानो पेंटोज के शुगर के कार्बन नंबर 1 पे बेस है, तो जब इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी तो ये ऐसी हो जाएगी बच्चे शुगर, अब कार्बन नंबर इधर आ जाएगा इस शुगर का, तो जैसा ए इधर है तो इसके अपोजिट में टी आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो अब ये 3 प्राइम एंड कहाँ चले गया, ये 3 प्राइम एंड पे OH जुड़ते हैं तो ये अब ऊपर चले गया, तो अब 3 प्राइम एंड ऊपर है और 5 प्राइम नीचे। पहले क्या था, 5 प्राइम ऊपर था 3 नीचे था, तो इसको हम एंटी पैरेलल डीएनए बोलते हैं। समझ आ रही है बच्चे बात, ठीक है। तो डीएनए रन कैसे करता है बच्चे, एंटी पैरेलल रन करता है। अब हमारे पास सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी होगी, 5 to 3 जो हमने सीखा, 5 to 3 उसकी पोलैरिटी क्या है, 5 to 3, उसके ऊपर क्या होंगे, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे क्या होंगे, बेसिस होंगे, ठीक है, जिनको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड और बेसिस बच्चे सेम हैं, बेसिस होंगे, बेस पेयर नहीं होंगे। अब मानो ये है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 5 to 3, मानो जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, ये 5 to 3 है ना। देखो बच्चे जैसे मेरे पास ये एक चेन है 5 to 3 है ना, ये है 5 to 3, इसको मैं एरो इधर दे देता हूँ, ये 5 to 3, और दूसरी कैसी है, ये ऐसे है बच्चे, ऐसे। पहले न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम एंड OH था, ये खाली था बच्चे, यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते थे। अब न्यूक्लियोटाइड कहाँ जुड़ेंगे, 3 प्राइम एंड पे जुड़ेंगे, ये 5 to 3। अब बताओ जब शुगर ने ओरिएंटेशन चेंज कर दी, पहले बेसिस हमारे पास इस पे क्या था, A था, फिर दूसरे पे क्या था, GC, अब इसके अपोजिट में शुगर जब ओरिएंटेशन चेंज करेगी, A के अपोजिट T, G के C के G, T के A, G के C और C के G, ठीक है बच्चे, ऐसे करके। अब ये क्या हो गए, ये बेस पेयर हो गए। तो डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर बेस पेयरिंग होती है, क्या होती है बच्चे, 2 चेन्स होती हैं डीएनए के अंदर। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर सिर्फ बेसिस होते हैं, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी बच्चे उसके, ठीक है। तो ऐसे डीएनए रन करता है बच्चे एंटी पैरेलल। यहाँ पे मैं OH लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं OH लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने आपको सिखाया था। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आप लोगों को देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसे होता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा ही है बच्चे, जिसमें A T के साथ जुड़ा होगा, G C के साथ जुड़ा होगा, है ना बेटा, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं बेटा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास डीएनए का। तो इसकी अगर मैं पोलैरिटी की बात करूँ तो कैसा होगा, एक प्राइम 5 प्राइम एंड होगा, एक 3 होगा, तो इधर अपोजिट में क्या होगा बच्चे, अच्छा 5 के अपोजिट में आपका क्या आएगा, 3 आएगा, और इधर क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के अपोजिट में 3, ठीक है, ये पोलैरिटी है। अब इसके अंदर आपको क्या दिखेंगे बच्चे, बेस पेयर दिखेंगे, मतलब यहाँ पे जो A है, ये A है, उसके अपोजिट में T होगा, और बॉन्ड कैसे होंगे बच्चे, डबल बॉन्ड होंगे। जैसे यहाँ पे G है, उसके अपोजिट में C होगा, मतलब एडेनिन के अपोजिट में थाइमिन और ग्वानिन के अपोजिट में साइटोसिन, अगर डीएनए का है। अगर आरएनए का है तो एडेनिन के अपोजिट में यूरेसिल होगा बच्चे। बोला गया कि इस स्ट्रक्चर में जो बेस पेयर होते हैं, एक पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है बच्चे, T और C के बीच में। मानो इसका और इसका डिस्टेंस देखना हमने, मानो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है।
अब हम देखेंगे बच्चे कि ये जो डिस्टेंस है हमें किस में हेल्प करता है ना। आगे हम देखेंगे डीएनए की लेंथ निकालने के लिए इस डिस्टेंस का हम कैसे यूज़ करते हैं। अब डीएनए जो कॉइल है बच्चे, ये वाला पार्ट इस डीएनए का मेजर ग्रू कहलाता है। ग्रू होता है मतलब जहाँ पे थोड़ा सा अंदर के लिए पार्ट होता है, ये मेजर ग्रू है, और ये इस डीएनए का माइनर ग्रू है। लूप की बात कर रहा है, बड़ा सा लूप दिख सकता है जिसको मेजर ग्रू कहते हैं, और छोटा लूप है जिसको माइनर ग्रू कहते हैं। ठीक है बेटे, ठीक है। अब दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चे, देखो दो स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस जो है वो 20 एंगस्ट्रम है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस पर ध्यान रखना। अब बोला जाता है बच्चे कि 1 टर्न ऑफ डीएनए की क्या होता है, एक टर्न ऑफ डीएनए को बोला जाता है जहाँ पर 10 बेस पेयर होंगे। मतलब मैंने लाइन खींची है यहाँ से लेके आपके यहाँ तक, आप बेस पेयर गिन लेना, 10 बेस पेयर होंगे। ठीक है बच्चे, और 10 बेस पेयर का एक टर्न होता है डीएनए का। जब हम लेंथ निकालते हैं बच्चे तो हम 1 टर्न काउंट करते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, दो बेसिस के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर, और एक टर्न मतलब 10 बेस पेयर का लेंथ कितना बन जाएगा 3.4 नैनोमीटर। अब देखो बेस पेयर आपको किस में मिलेगा बच्चे, बेस पेयर किस में मिलेगा आपको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में मिलेगा। ठीक है, बेस पेयर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 बेसिस, है ना, 2 इंटू बेसिस। अच्छा, एडेनिन टी के बराबर और ग्वानिन सी के बराबर होगा। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं कैसे। इफ़ गिवन बेसिस, आपके पास कितने बेस पेयर हैं 100 बेस पेयर, तो हाउ मेनी बेसिस, मैंने आपको बताया था बच्चे क्लास में कितने बेसिस होंगे 200 बेसिस होंगे। कैसे, अगर हमारे पास 100 बेस पेयर हैं तो इसका मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन पे 100 बेस और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे 100 बेस, तो 200 बेसिस हो गए बच्चे। मानो जो ये मेरे पास ए है, तो ये क्या है बेटा, जो मेरे पास ए है वो क्या है, बेस है ना, बेसिस है, और इसके सामने अगर टी आ गया तो क्या बन गया, बेस पेयर। तो बोल रहा अगर 100 बेस पेयर हैं तो बेसिस कितने होंगे 200 बेसिस। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपको पूछता हूँ, बस ये कंटिन्यू आगे चलता जाएगा, अगर मैं आपको पूछता हूँ 100 बेस पेयर डीएनए है और एडेनिन मेरे पास 30 है, तो बताओ मेरे पास थाइमिन कितना होगा। एडेनिन के इक्विवेलेंट थाइमिन होता है बच्चे, तो मैं बोलूँगा जितना एडेनिन उतना थाइमिन। तो अब मुझे बताना है ग्वानिन और साइटोसिन कितना होगा। अगर मेरे पास 100 बेस पेयर हैं तो 200 बेसिस हो गए ना बच्चे। ठीक है, एडेनिन मेरे पास 30 है तो थाइमिन भी 30 होगा बेटा। तो मुझे पता करना है ग्वानिन और साइटोसिन का। तो मैं देख रहा हूँ बच्चे 30 + 30 कर दूंगा तो कितना हो गया 60, में से 200 जितने मेरे बेसिस हैं उसमें से, मतलब टोटल बेसिस में से मैं ये 60 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे 100 डिवाइडेड बाई 2। 2 कहाँ से आया, क्योंकि मैंने 2 का निकालना है ना बच्चे, तो मेरे पास 1 का 70 आएगा। अगर ग्वानिन का 70 है तो G = C है, तो साइटोसिन का भी 70 होगा। ऐसे करके आप निकालोगे। ठीक है बच्चे, एक और क्वेश्चन, अगर आपके पास 400 बेस पेयर हैं डीएनए के, है ना, 400 बेस पेयर हैं डीएनए में, तो हाउ मेनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आर फाउंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मेरे पास 400 बेस पेयर हैं तो 800 बेसिस हो गए ना बच्चे, एक स्ट्रैंड पे 400 बेसिस, दूसरे स्ट्रैंड पे, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो 399 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे 400 के। मैंने आपको बताया था कि 3 शुगर में कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं, तो 400 में 399 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे। तो एक स्ट्रैंड पे अगर 399 है तो 2 स्ट्रैंड पे कितने हो गए 399 × 2 798 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लेंथ निकालते हैं डीएनए की, मानो कि अगर हम लेंथ निकालते हैं डीएनए की, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 400 बेस पेयर हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसिस, कितना होगा 0.34 नैनोमीटर, तो हमारी लेंथ निकल जाएगी डीएनए की। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, बट आपने ध्यान रखना है 400 बेसिस पे ही क्वेश्चन होगा, इसी के बेस पे हम एक और क्वेश्चन निकालते हैं। मानो कि मेरे पास ग्वानिन कितना है, अगर 400 बेस पेयर हैं, ये क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मेरे पास 400 बेस पेयर हैं इसमें डीएनए में, ठीक है, 400 बेस पेयर हैं किसमें, डीएनए में। ठीक है, तो मुझे बताना है 400 बेस पेयर हैं डीएनए के, और ग्वानिन मेरे पास क्या है, ग्वानिन मेरे पास 300 है। तो मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ, नहीं,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है बेटा, अब सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली बच्चे अगर ग्वानिन मेरे पास 300 है, ग्वानिन कितना है 300 है, तो साइटोसिन कितना हो जाएगा 300 होगा, क्योंकि चारगाफ रूल अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, बट वो क्या कहता है, जितना ग्वानिन होगा मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए जितना ग्वानिन के पास होगा उतना ही साइटोसिन के पास भी होगा। सही है ना बच्चे। तो अब हम टोटल करेंगे इन दोनों का, तो कितना हो गया 600। हमें पता है कि प्यूरिन इज इक्वलेंट टू पायरिमिडीन होता है, वो भी जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब 600 है तो 600 में से हम माइनस क्या कर देते हैं, अगर हमारे पास क्या है 400 बेस पेयर है, तो बेसिस कितने हो गए हमारे पास, बेसिस कितने हो गए बच्चे 800 बेसिस हो गए हमारे पास। ठीक है, तो 600 में से 800 हमने निकाल दिया तो कितना हो गया 200। तो हमने निकालनी कितनों की वैल्यू है, आपने निकालनी है ए और टी की, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, विच इम्प्लाइज क्या आएगा हमारे पास, मतलब ए हमारे पास आ जाएगा 100 और टी भी हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है ना, 100 आ जाएगा ना बच्चे, मतलब ये 100 आया, तो मतलब हमारे पास ए कितना आ गया 100, तो ए इक्वलेंट टू टी, टी भी 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर इस पे आपको पूछा जाए, ये समझ आ गया ना आपको, अगर आपको इस पे पूछा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बट हमारे पास अभी बेस पेयर कितना है, बेस पेयर कितना है 400, तो इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कैसे करोगे, आपको पता है बच्चे G इक्वलेंट टू सी और आपका A इक्वलेंट टू टी। ठीक, तो मैं देख रहा था बच्चे कि ग्वानिन के पास, ग्वानिन जो है, ग्वानिन कितना था हमारे पास, ग्वानिन इक्वल टू 300, ये तो गिवन था ना बच्चे, ये तो गिवन था, ये वाला जो था ये गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, अब बोल रहे हैं ग्वानिन कितना है 300, तो इसके पास कितने बॉन्ड होते हैं बच्चे, ग्वानिन के पास कितने बॉन्ड होंगे, ग्वानिन के पास, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके पास कितने बॉन्ड होते हैं 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 300 × 3। ठीक, इतने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे किसके पास, ग्वानिन के पास। ठीक, तो उतने ही साइटोसिन के पास भी होंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं, अगर मुझे किसके निकालने हैं, एडेनिन के निकालने हैं, एडेनिन के निकालने हैं ना, तो एडेनिन कितना आया मेरा, एडेनिन कितना आया 100 आया बच्चे। तो मैं बोलूँगा एडेनिन इक्वल टू किसके बराबर, एडेनिन किसके बराबर होता है थाइमिन के। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बता सकता हूँ कि जो मेरा एडेनिन है वो कितना है 100 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, उसके बाद 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 400 बेस पेयर है, आप कम करते जाओ, ज़्यादा करते जाओ, ऐसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, चारगाफ रूल्स, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, लेंथ कैसे निकालते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड पे कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है, सेंट्रल डॉगमा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट हम कल देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कल का हमारा टॉपिक साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। साइलेंट फीचर ये बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके ये फीचर एक एक करके हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।